नाउ सेल जंक्शंस। सेल जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जॉइंट, ठीक है। सो सेल जंक्शन यानी the epithelial cells, these are connected to each other laterally as well as to the basement membrane by the junctional complexes. These complexes are called as cell junctions. Now कल के लेक्चर में जो हमने epithelial cell का डिस्क्रिप्शन देखा उसमें क्या देखा? epithelial cells जो है these are lying on a non-cellular basement membrane. This is the basement membrane and इस basement membrane पर सिंपल एपिथेलियम अगर होगा तो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स लाई करती है या रहती है। ये जो कनेक्शंस है सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एज वेल एज जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके बीच में जो भी कनेक्शंस होते हैं उन कनेक्शंस को हम सेल जंक्शंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ ये जंक्शन जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। टाइट जंक्शन कहाँ पर है? एट द सेम टाइम यहाँ पर डायग्राम भी दिया है तो हमको इस डायग्राम में ये जंक्शन कहाँ पर लाई करता है वो समझेगा। सबसे पहला जो है टाइट जंक्शन, सी द डायग्राम किस तरीके की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नर्व्स जैसे दिखाई दे रही है। तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ का है। 1 मिनट ओनली। जो टाइट जंक्शन है वो कहाँ पर लाई करता है वो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज द टाइट जंक्शन। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? नाउ टाइट जंक्शन का मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है? दीज जंक्शंस मेंटेन सेल पोलैरिटी, प्रिवेंट लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स एंड आयंस। तो ये जो जंक्शन होता है वो सेल की पोलैरिटी यानी जो चार्ज होता है सेल का वो मेंटेन करता है। एट द सेम टाइम ये जो सेल की लैटरल वॉल है इस वॉल से अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कोई मटेरियल दैट इज प्रोटीन्स और आयंस अंदर या बाहर जा रहे होंगे तो वो प्रिवेंट करने का काम टाइट जंक्शन करता है। समझ में आ रहा है? मैम वो पर्पल कलर के बॉल्स क्या है? ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वो न्यूक्लियस है सेल का। सो टाइट जंक्शन लैटरल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल के। उसका काम क्या है? टू मेंटेन द चार्ज ऑफ द सेल एंड टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द सेल। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट जंक्शन जो है दैट इज हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स। नाउ डायग्राम देखो ये क्या है, ठीक है। ये कहाँ पर लाई करता है वो भी बताऊंगी मैं। Allow the cells to strongly adhere to the underlying basement membrane. This maintains tissue homeostasis and by signaling. यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, यानी दिस इज द रीजन, यहाँ पर होगा हेमीडेस्मोसोम्स का कनेक्शन और ये जो भी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? ये जो सेल होती है एपिथेलियल सेल उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टाइटली चिपक के रहने के लिए यानी अडेर रहने के लिए ये हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। दूसरा काम होता है टू मेंटेन द टिश्यू होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मीनिंग पता है? होमोस्टेसिस यानी जो भी टिश्यू है, टिश्यू का एक मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमको पता है। सिमिलरली मतलब एट द सेम टाइम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है कि सेल में जो बॉडी में जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, उनका भी टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा या मेंटेन होगा। पीएच जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। पर्टिकुलर रीजन का पीएच अलग अलग होता है, इंटेस्टाइन में अलग होता है या बाहर अलग होगा,
टिश्यूज में अलग होगा। तो ये जो भी उस स्पेसिफिक एरिया का पीएच या टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है, ये काम करते हैं ये हेमीडेस्मोसोम्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। दे गिव द सिग्नल्स टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो भी एक बैलेंस मेंटेन होता है, उस बैलेंस को हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट जंक्शन जो है दैट इज desmosomes. These provide mechanical strength to the epithelial tissue and cardiac muscles and meninges. Now ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर होते हैं डेस्मोसोम्स। ये जो हमने यहाँ पर सी 3 जंक्शंस हमने देखा, एक यहाँ एंड एक ये वाला। क्लियर है? एक मिनट है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं। डेस्मोसोम्स वहां नहीं है, यहाँ पर है। दिस इज द टाइट जंक्शन। यहाँ पर जो होता है दिस इज द हेमीडेस्मोसोम्स एंड यहाँ पर जो है दिस इज मैम स्मॉल ब्लू वाला ना? हाँ, यहाँ पर जो है ना मैंने नीचे निकाला है, देखो दिस इज द डेस्मोसोम्स, दिस इज डेस्मोसोम्स। ठीक है? तो डेस्मोसोम्स का काम क्या है या फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो जो भी सेल होती है उसको स्ट्रेंथ देने का काम जो है इपिथेलियल टिश्यू को, ये काम करेंगे डेस्मोसोम्स। सिमिलरली जो कार्डियक मसल्स है एंड मेनिंजेस, मेनिंजेस ब्रेन में होता है, पता है ना, ब्रेन के जो कवरिंग्स है उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये जो भी मेनिंजेस है मसल टिश्यू है, स्पेसिफिकली उसमें से कार्डियक मसल्स जो है, हार्ट मसल्स जो है, उनको स्ट्रेंथ देने का काम डेस्मोसोम्स करते हैं। ये 3 क्लियर है जंक्शंस? यस मैम। मैम कार्डियो अटैक मतलब क्या? सी वो ना बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्चुअली। जो नॉर्मल हम जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं उसमें क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं उसका बाय एनी रीजन जो ब्लड सप्लाई होता है वो स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जाता है। जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है इसका मीनिंग क्या है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है उस पार्ट को, हार्ट के। एंड हार्ट के मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो वो मर जाते हैं हार्ट मसल्स। ठीक है? उतना ही पार्ट, पूरे का पूरा हार्ट के मसल नहीं, ओनली जितना स्पेसिफिक पार्ट होगा, क्योंकि जो आर्टरी के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं वो डिफरेंट हार्ट के पार्ट को सप्लाई करते हैं। स्पेसिफिक आर्टरी में अगर कहीं ब्लॉक हो गया वगैरह तो उसी पार्ट का ब्लड सप्लाई कट हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कट हो जाएगा तो वो जो सेल्स होते हैं वहां के मसल सेल्स होते हैं, हार्ट मसल सेल्स, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो सेल मर जाते हैं। उसका मतलब उतने पार्ट का फंक्शन जो है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, उसको हम हार्ट अटैक। ठीक है? हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजन है, ये जो सिंपल रीजन था जो हमको अभी समझ में आ सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है? सो ये थे हमारे 3 जंक्शंस। उसके बाद adherence junction or AJs, it is involved in various signaling pathways and transcriptional regulations. See, यहाँ पर हमको 2 सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? पहचानना कैसे है वो मैं बोल रही हूँ। ये एक सेल है यहाँ पर एंड ये एक सेल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पर लाई करेगा, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट में अडेरेंट जंक्शन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दैट इज द पार्ट वेयर द अडेरेंट जंक्शंस आर प्रेजेंट। तो उनका काम क्या है, बेसिकली सिग्नल जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल्स भेजना, ये काम इस जंक्शन का है। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशंस, ट्रांसक्रिप्शन यानी एक प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें जो भी हार्मोन्स या एंजाइम्स की जरूरत होती है उसके सिग्नल भेजने का काम ये बीच में करते हैं। दैट इज अडेरेंट सेल्स और अडेरेंट जंक्शन। 1 मिनट। सो कनेक्टिव टिश्यू का मेन हमने अभी क्या देखा कि एज द नेम
suggest it is the widely spread tissue inside the body. उसका मेन फंक्शन जो होगा, it will bind different organs of the organ system. At the same time, different organ systems are connected with the help of connective tissues. Similarly, connective tissue जो है, it provides strength and protection to the visceral organs inside the body. Right now, this connective tissue, it is made up of different kinds of cells according to the type of the connective tissue and fibers. Fibers दो टाइप के होते हैं, येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइबर. व्हाइट फाइबर को ही हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं. अभी इसको ध्यान में कैसे रखना है मैं बोलती हूँ आपको. व्हाइट फाइबर जो होता है उसको हम कोलेजन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, एंड जो येलो फाइबर है उसको हम बोलते हैं इलास्टिन. अभी ये ध्यान में कैसे रखना है, तो WC एंड येलो का स्पेलिंग में YE आता है, तो YE येलो यानी इलास्टिन. इस तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके आपको इलास्टिन या कोलेजन फाइबर इस तरीके का ही आएगा, उसको व्हाइट फाइबर वगैरह ऐसे नहीं बोला जाएगा. समझ में आ रहा है ये ध्यान में कैसे रखना है? मैम वो जो WE है क्या C है? C है ना? C WC एंड येलो YELLOW. येलो होता है ना, तो YE यानी इलास्टिन फाइबर. इस तरीके से ध्यान में रखना है. YE एक भी ध्यान में रह गया तो ऊपर वाला अपने आप ध्यान में रह जाएगा. समझ में आ गया ट्रिक? समझ में आ गई? ठीक है. So these are the two types of fibers. These are embedded in the abundant intercellular substance called as matrix. See, हमने अभी ना सेल स्ट्रक्चर वगैरह सीखा था, राइट? सेल स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा था? सेल होता है, सेल के अंदर मैट्रिक्स होता है, ये हमने सीखा है. साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर विच इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, राइट? समझ में आ रहा है? नाउ ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म कैसे होता है? तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में ये जो डेंस जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कट सेक्शन ले रही हूँ, ऐसे देखो, हाँ TS लिया है ऐसे, ये TS में यहाँ पर पूरा ये डेंस मटेरियल होगा, यानी ये पूरी जेली होगी, एंड इस जेली के अंदर सेल्स होते हैं एंड फाइबर्स होते हैं. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, जो हमने सेल स्ट्रक्चर नाम का जो भी लेसन देखा, उसमें क्या देखा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स. सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना, वो होता है आउटसाइड द सेल, बाहर होगा वो, मतलब वो ज्यादा अबंडेंट होगा, एंड उसके अंदर सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हमने देखे अभी सेल्स होते हैं ये, एंड फाइबर्स वो इस जेली लाइक सब्सटेंस में होते हैं. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का. फॉर एग्जांपल जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्लू देखा होगा आपने, जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट ना? मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, स्पार्कल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन वगैरह कलर के, उनके साइज एंड शेप अलग अलग कलर के होते हैं. उसको अगर हम टेबल पर डाल दें तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, कि एक सेमी लिक्विड टाइप का ग्लू है, एंड उस ग्लू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है. दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आ रहा है? दोनों को समझ में आ रहा है क्या? यस मैम. So the cells and the fibers are embedded in the abundant intercellular substance which is called as matrix. Connective tissue protects the vital organs of the body. जैसे हमने पहले अभी बताया आपको कि जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है. कैसे प्रोटेक्शन का काम करेगा? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर. मैकेनिकल शॉक्स जो होते हैं वो एब्सॉर्ब करने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है. इट इज हाईली वैस्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज. मैंने वैस्कुलर का मीनिंग आपको, नॉन वैस्कुलर का मीनिंग बताया था, जो हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टडी करते हुए बोला था कि जो
बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इट इज नॉन वैस्कुलर, दैट इज इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई. नाउ जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज हाईली वैस्कुलर, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में खुद का ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, इट इज हाईली वैस्कुलर. एक्सेप्शन है उसका कार्टिलेज, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है. क्लियर है? एक्सेप्शंस ध्यान में रखना है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम. Now this connective tissue, it acts as packing material and also helps in healing process. So these are the different क्या बोलते हैं functions of general function. These are the general functions of connective tissue. It acts as a packing material. For example, अगर कोई हम एकदम क्या बोलते हैं फ्रजाइल चीज है, जैसे कांच का कोई सामान है, अगर वो ऑर्डर करते हैं तो जब हमको डिलीवर होता है तो उसमें बहुत एक तो वो थर्मोकॉल के बीच में होगा सो दैट मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्ब करके वो ब्रेक ना हो. उसी तरीके का काम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है. जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं दीज आर पैक्ड बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. सो जो मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स किस तरीके का है, वेदर इट इज डेंस है या लूजली अरेंज्ड है, ये टाइप या दिस इज मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करता है उसका क्लासिफिकेशन या उसका टाइप. सो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट एज. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. पहला टाइप कौन सा होगा? सॉरी, connective tissue proper, this is the first type. सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ मैट्रिक्स जो होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो मैट्रिक्स होता है वो लूजली अरेंज्ड होता है, ज्यादा फ्लूइड ही होगा. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उससे थोड़ा सा थिक हो जाता है, दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड या लिम्फ जो होता है उसको काउंट कर सकते हैं. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आ रहा है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारे बोन्स होते हैं या कार्टिलेजेस होते हैं दे कम अंडर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जिसमें मैट्रिक्स लूजली अरेंज होता है वो होता है एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, यानी हमारे बॉडी में जो भी फैट स्टोर होता है ना स्किन के नीचे वगैरह, तो ऐसे फैट सेल्स जिसको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं उनका अमाउंट ज्यादा होगा. तो ऐसे जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आगे जाके इसका डिस्क्रिप्शन हमको देखना है तभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स का टाइप देख के उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? Yes, The connective tissue proper is further classified as loose connective tissue, for example areolar connective tissue and adipose connective tissue. Dense connective tissue जो होगा उसको ligaments and tendons में हम divide करेंगे. Supportive connecting tissue जो है it is also called as muscles जो होते हैं, skeletal tissue, which includes muscles नहीं cartilage and bone. Fluid connective tissue includes blood and lymph. So यहाँ पर जो हमने सबसे पहला टाइप देखा था ना कनेक्टिव टिश्यू का, that is this one. Connective tissue proper.
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसके अगेन आगे जाके तीन टाइप होंगे, दैट इज तीन यानी एक ही, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? यस। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू दीज टू टाइप्स, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। अगेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू ये एक टाइप है, उसी तरीके से डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये दूसरा टाइप होगा। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये दो क्लासिफिकेशन या ये दो टाइप्स आते हैं। पहला ए वाला टाइप समझ में आ गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? Yes. ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, एंड जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इट इज डिवाइडेड इनटू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यहां तक क्लियर है? Yes. आज हम इतना पहले देखते हैं, उसके बाद आगे का टाइम कैसे है वो उस हिसाब से देखेंगे। सो पहला जो टाइप है दिस इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक ऑफ दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी सॉलिड, इट इज जेली लाइक विस्कस मैटर, इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड होगा, जिलेटिन से बना हुआ होता है, जेली। विस्कस का मीनिंग पता है ना, मतलब वो फ्लूइड, अगर हम फ्लूइड कहीं पर पॉर करते हैं तो उसकी जो मोटिलिटी होगी या मोबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एंड विस्कस का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी डालते हैं या हनी डालते हैं तो हनी जो होगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा, दैट इज विस्कस। ठीक है? सो इस तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो मैट्रिक्स होता है इट इज विस्कस इन नेचर, जेली लाइक होगा। ना उसका जो पहला टाइप है दैट इज एरियोलर टिश्यू। द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो तरीके की या दो टाइप के फाइबर होते हैं, जैसे देखा हमने पहले, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। सो व्हाइट फाइबर्स आर मेड, व्हाइट यानी कोलाजिन होता है, सो व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलाजिन। कोलाजिन का काम क्या होता है? दे गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोलाजिन हमारे बॉडी में डिस्कस करते हैं, जो फेस होता है, फेस में कोलाजिन बहुत ज्यादा होता है, कोलाजिन फाइबर्स जो होते हैं फेस में ज्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे एजिंग होगा, मतलब छोटे बच्चों की स्किन दिखने में अलग दिखती है, एडल्ट में स्किन का जो एक टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, एंड ओल्ड एज में जो स्किन होती है वो ज्यादा लूज हो जाती है। तो ये लूजनेस क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोलाजिन फाइबर्स होते हैं वो कम कम होते जाते हैं। सो कोलाजिन जो होगा वो स्ट्रेंथ देता है, एक स्ट्रेंथ का मीनिंग तो पता है ना? स्ट्रेंथ का मीनिंग पता है ना? जो लूज, सी हमारे जो मसल्स होते हैं ना उनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इलास्टिसिटी का, वो इलास्टिसिटी धीरे 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 कम हो जाती है। ठीक है? कोलाजिन जो होता है, कोलाजिन हेल्प करता है ये इलास्टिसिटी मेंटेन करने का। बिकॉज ऑफ लो कोलाजिन जो इलास्टिसिटी होती है वो भी धीरे धीरे मतलब वो इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं होती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ कोलाजिन जो हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देख रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखने के लिए कि कोलाजिन गिव्स स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। तो दो फाइबर्स जो है एरियोलर टिश्यू में, दीज आर व्हाइट फाइबर्स, दैट इज कोलाजिन फाइबर्स, एंड सेकंड जो है येलो फाइबर्स, दीज आर मेड अप ऑफ इलास्टिन। अभी ये कोलाजिन, इलास्टिन, दीज आर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के नाम है। व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलाजिन प्रोटीन, येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। समझ में आ रहा है? Yes. एंड ये जो इलास्टिन या येलो फाइबर्स होते हैं दे गिव इलास्टिसिटी, इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक होते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम उसको, सॉरी, हाँ, जो रबर बैंड जैसे होता है ना उस तरीके का, कि वो अपने नॉर्मल जगह पर फिर भी आ जाएगा, उस तरीके का काम होता है ये इलास्टिन फाइबर का। द टिश्यू ऑल्सो कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
सो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू देखना स्टार्ट किया था तभी हमने क्या देखा था, मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एरियुलर टिश्यू है, एरियुलर टिश्यू में येलो एंड व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट है। उसका फंक्शन क्या है ये हमने देखा। नाउ दिस एरियुलर टिश्यू हैज 4 different types of cells present in it. The first जो सेल होगा that is fibroblast. पहला जो सेल है उसको हम बोलते हैं fibroblast. Now these are large flat cells having branching processes. शायद यहाँ पर डायग्राम है, आपको दिखाती हूँ। ये जो बड़ी सी दिख रही है ना यहाँ पर, Yes. दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। नाउ यहाँ पर ब्रांचिंग प्रोसेसेस दिखाई देंगी आपको। ये सबसे बड़ी सेल होती है। जो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट है एरियुलर टिश्यू में, इसमें से ये सबसे बड़ी होती है, फ्लैट दिखाई देती है। नाउ इनका फंक्शन क्या है, तो जो अभी हमने फाइबर्स देखी ना, येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइबर, ये फाइबर प्रोड्यूस करने का काम होता है फाइब्रोब्लास्ट, एंड दैट इज बाय द नेम फाइब्रोब्लास्ट। दे प्रोड्यूस फाइबर्स, येलो एंड इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, they produce fibers as well as polysaccharides that form the ground substance or matrix of the tissue. So connective tissue का जो matrix है वो फॉर्म करने का काम, as well as जो 2 टाइप के फाइबर्स है, येलो एंड व्हाइट फाइबर्स, वो प्रोड्यूस करने का काम जो है that will be done by the fibroblast. पहली सेल क्लियर है क्या है एंड उसका फंक्शन क्या है। सेकेंड सेल जो है दैट इज मास्ट सेल। नाउ यहाँ पर मास्ट सेल इस तरीके का दिखाई देगा आपको। मास्ट सेल का काम क्या होता है, दीज आर ओवल, हिपैरिन एंड हिस्टेमाइन, ये सीक्रेट करने का काम होता है मास्ट सेल का। हिपैरिन हिस्टेमाइन का फंक्शन पता है क्या है? नो मैम। जनरल फंक्शन जो होता है हिपैरिन का, ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्यूजन्स होते हैं, यानी साइकिलिंग कर रहे हैं या कुछ खेल कूद रहे हैं, गिर गए नीचे, तो जहां पर लगता है वहां पर नीला पैच आ जाता है, होता होगा ना ऐसे। Yes. मतलब ब्लीडिंग जो होगा वो बाहर नहीं आएगा, अंदर के अंदर ब्लीडिंग होता है, वो जो पार्ट होता है वो ग्रीनिश ब्लू दिखाई देता है, कंट्यूजन हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, Yes. तो वो जो पार्ट है उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग वहां पर हिपैरिन का ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते। सो जो ब्रेकडाउन होता है ना, जो डेड आरबीसीज वगैरह है स्किन के नीचे, बिकॉज ऑफ दैट जो ग्रीनिश ब्लू कलर आता है, वो डिसकलरेशन चला जाएगा। एट द सेम टाइम जो डेड आरबीसीज होती है उनको खत्म करने का काम हिपैरिन करता है। तो बेसिकली हिपैरिन के वजह से ब्लड थिनिंग होता है, समझ में आ रहा है। एंड दूसरा जो है हिस्टेमाइन, हिस्टेमाइन यानी एंटी एलर्जिक एक सब्सटेंस होता है, दैट इज हिस्टेमाइन। तो हिपैरिन एंड हिस्टेमाइन सीक्रेट करने का काम ये होता है मास्ट सेल का। यहाँ तक क्लियर है? 2 सेल्स का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया? Yes. नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। नाउ ये जो अमीबा के जैसे दिखाई देती है, those are called as macrophages. अभी ये macrophages का काम क्या होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी अंदर अगर आती है कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसको एनगल्फ करने का काम, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम मैक्रोफेजेस करेंगे। ठीक है, सो मैक्रोफेजेस आर अमीबॉइड फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक यानी वही जो फॉरेन बॉडी अंदर आती है उनको निगलने का काम करती है, लिटरली उसको हम फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेल। यानी अभी तक हमने देखे फाइब्रोब्लास्ट, सेकेंड सेल देखा मास्ट सेल, थर्ड सेल देखा मैक्रोफेजेस, फोर्थ सेल जो है उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। नाउ एडिपोसाइट्स यानी these are the cells which store fat inside them, these are called as adipocytes. साइट्स का मीनिंग होता है सेल्स, एडिपो यानी फैट, सो फैट स्टोरिंग सेल्स, उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. So fourth type of cell is adipocyte. The fat cells, which are also called as adipocytes, have eccentric nucleus. These store fat. तो सेंटर में उसका न्यूक्लियस होगा. सी यहाँ पर उन्होंने एज अ सेल नहीं दिखाया है, बट इस तरीके से वो दिखाई देता है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड बाजू में उसका फैट स्टोरेज होता है. So these cells store fat. This tissue acts as packing material, helps in healing process and connects different organs or layers of tissues. It is found under skin, between the muscles, bones. मतलब जहां जहां पर पैकिंग की जरूरत है, शॉक एब्सॉर्बिंग फंक्शन की जरूरत है, वहां वहां पर हमको एडिपोज टिश्यू दिखेगा. यानी बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन मसल्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए जो होगा वो होगा एडिपोज टिश्यूज का. इवन ब्लड वेसल्स जो होती है उन सारों को हर एक ऑर्गन को, हर एक स्ट्रक्चर को ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एडिपोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा होता है उसका कवरिंग होता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया पहला. तो सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू. अभी इसके नाम पर ही पता चलेगा. देखो एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोसाइट्स जो होंगी उसका नंबर इसमें सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, इन दिस टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट. यानी एज कंपेयर टू ये जो एरियोलर टिश्यू है इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो एडिपोसाइट सबसे ज्यादा होंगी एडिपोज टिश्यू में. दैट इज वाई उस टिश्यू को हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं. सेल्स आर राउंडेड और पॉलीगोनल. तो एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होते हैं या एडिपोसाइट्स होती है दीज आर राउंडेड और पॉलीगोनल. नाउ यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज दीज सेल्स आर स्पेसिफिकली फंक्शनिंग फॉर फैट स्टोरेज. जितना ज्यादा फैट स्टोर होगा सेल में उतना जो न्यूक्लियस होगा जो सेंटर में होता है वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. So nucleus is shifted towards the periphery because fats are stored in the cell in the form of droplets. So जितना ज्यादा फैट होगा उतना जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी को शिफ्ट हो जाता है. देखो इस तरीके से, मतलब न्यूक्लियस गया बाजू को और ये जो होता है बीच में, दिस इज द फैट. Matrix is less and fibers and blood vessels are few in number. So इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होता है एडिपोसाइट्स का. मैट्रिक्स जो होगा वो एज कंपेयर टू एरियोलर टिश्यू कम होगा. फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स भी कम होंगे एज कंपेयर टू यहाँ पर हम कंपेयर करें एरियोलर एंड एडिपोज को. समझ में आ रहा है? सो एडिपोज टिश्यू को हम एरियोलर टिश्यू से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा. अगेन दूसरा पॉइंट जो होगा दैट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का अमाउंट कम होगा, ब्लड वेसल्स का अमाउंट कम होगा, फाइबर्स कम होंगे. किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? एरियोलर टिश्यू से, बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो दैट इज वाई हम इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर क्या कम है क्या ज्यादा है उस हिसाब से ये नेमिंग करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? नाउ एडिपोज टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है. There are two types of adipose tissues, white adipose tissue and brown adipose tissue. Now white, see वो दिखाई देने में white दिखता है, opaque होता है, that is why it is called as white adipose tissue. And जो brown adipose tissue है उसमें blood supply ज्यादा होता है, that is why वो reddish brown color का दिखता है, and so we call it as brown adipose tissue. समझ में आ रहा है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं है. So first type of adipose tissue is white adipose tissue. They appear opaque. अभी ये opaque क्यों दिखाई देंगे? Because बहुत ज्यादा fat store होता है उसमें. That is why they opaque यानी transparent नहीं दिखाई देते. Like milky white color का दिखाई देता है वो. ठीक है? It appears opaque due to presence of large number of adipocytes. It is commonly seen in adults. So adult tissue, adults जो होते हैं उनमें जो टिश्यू होगा
या उनमें जो एडिपोज टिश्यू होगा उसमें ज्यादा अमाउंट 99% व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, छोटे Yes. छोटे बच्चे या जो फीटस होता है जो कि अभी भी मदर के यूट्रस के अंदर है, उसकी ग्रोथ शुरू है, ऐसा जो फीटस होगा उसमें हमको ब्राउन एडिपोज टिश्यू दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है, ग्रोथ ज्यादा होनी उस टाइम जरूरी होती है। सो दैट इज वाई ब्राउन एडिपोज टिश्यू हमको इन्फेंट्स में दिखाई देगा या फीटस में दिखाई देगा, ग्रोइंग फीटस में। एंड व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एडल्ट में हमको दिखाई देता है। Brown adipose tissue is reddish brown in color because of the presence of large number of blood vessels. ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये नहीं दिया है, लेकिन जो फीटस होता है उसमें ज्यादा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होता है उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो हमने एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो टाइप देखे अभी, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, दोनों समझ में आ गए? Yes. Next type of connective tissue is dense connective tissue. Now dense connective tissue यानी इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो ज्यादा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। In this tissue fibers fibroblasts are compactly arranged. So जो dense connective tissue है उसमें ये जो फाइबर्स होते हैं यानी येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, ये जो फाइबर्स है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली एक दूसरे के पास पास अरेंज होते हैं। एंड एट द सेम टाइम फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट क्या है? दीज आर द सेल्स विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फाइबर्स। सो फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप है उसके? डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। ठीक है, नाउ डेंस रेगुलर में क्या होगा, ये जो फाइबर्स है ना ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न होता है उसका, दैट इज कॉल्ड एज डेंस रेगुलर। डेंस इररेगुलर मतलब क्या है कि ये इररेगुलरली अरेंज है, किसी भी तरीके से मैश लाइक कुछ फॉर्मेशन होगा, देन इट इज डेंस इररेगुलर। समझ में आ रहा है? Okay. सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा क्या होगा? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। नाउ इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप होते हैं, डेंस रेगुलर जिसमें फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे अरेंज होते हैं, डेंस इररेगुलर में फाइबर्स जो होते हैं वो इररेगुलरली अरेंज होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Now in dense regular connective tissue, collagen fibers are arranged in parallel manner. जैसे हमने अभी देखा कि एक दूसरे को पैरेलल अरेंज होते हैं फाइबर्स, किसमें? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। दैट इज द so two major examples of this tissue are tendons and ligaments. So dense regular connective tissue के जो दो examples है, these are tendons and ligaments. मीनिंग पता है tendons ligaments का? शायद आपको ये 10th में वगैरह था थोड़ा सा। No. नहीं पता? ठीक है, बताती हूँ। Tendons connect the skeletal muscles to the bone. See, टेंडन होता क्या है एक्चुअली? जब हम मसल निकालते हैं ना, हमको ये तो पता है कि मसल जो होता है वो बोट शेप होता है, स्पिंडल शेप, इस तरीके से मसल होता है। मसल का जो एंड पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है? Yes. ये जो एंड पार्ट है, ये एंड पार्ट अटैच होता है इसके नीचे जो भी बोन होगा उसको, यानी ये जो मिडिल पोर्शन है ना वो पोर्शन बोन को अटैच नहीं होता है। ये जो एंड पार्ट होता है, ओनली दिस एंड पार्ट इज अटैच टू द बोन। तो ये जो एंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन इज द पार्ट बाय विच द मसल गेट्स अटैच्ड टू द बोन, ठीक है? So this is what they have given here. Tendons connect the skeletal muscles to the bones. अभी ये skeletal muscle क्या है, non skeletal muscle क्या है, ये जब हम आगे जाके देखेंगे muscle tissue तो समझ में आएगा। Skeletal यानी the muscles which are related to skeleton.
इतना ध्यान में रखना अभी। स्केलेटन यानी हमारा जो बोन्स है उनसे Yes. रिलेटेड या उनसे अटैच जो मसल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। एंड ये जो स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स आर अटैच्ड टू द बोन। समझ में आ गया? Yes. सो टेंडन का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल टू द बोन। इट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, टिश्यू को एक स्ट्रेंथ देता है। टेंडन्स कंटेन बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स, तो टेंडन्स में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट फाइबर यानी कोलेजन। कोलेजन प्रोवाइड क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है। सो ये इंटरकनेक्टेड कैसे समझ में आ रहा है? टेंडन्स Yes. जब स्ट्रेंथ देते हैं तो स्ट्रेंथ देने वाला कौन सा फाइबर है? व्हाइट फाइबर है। दैट इज व्हाई Yes. these tendons are made up of white fibers which ultimately give strength। Yes. ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपको Yes. यहाँ पर एचिलिस टेंडन, हैमस्ट्रिंग टेंडन का एग्जाम्पल दिया है। एचिलिस टेंडन यानी जो आपका हिल होता है ना, हिल के यहाँ पर दिखा लगता है, देखो हाथ को भी लगता है, दैट इज द एचिलिस टेंडन। समझ में आ रहा है कहाँ पर? नहीं No, ma'am. नहीं। सी, अगर हम यहाँ पर हमारा पैर निकालते हैं ना इस तरीके से, ठीक है ना, Hmm. ऐसे, तो यहाँ पर जो अगर हम हाथ लगाते हैं तो एक बहुत टफ स्ट्रक्चर हमारे हाथ को लगता है, Oh. दैट इज द एचिलिस टेंडन। ठीक है? Okay. नाउ नेक्स्ट जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में वो आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। सो डिफरेंस देखो, टेंडन्स जो होते हैं वो व्हाइट फाइबर से बनते हैं, इलास्टिन से बनता है लिगामेंट। ठीक है? Hmm. दैट इज व्हाई दीज आर मोर इलास्टिक इन नेचर। Ligaments are made up of elastic और yellow fibers arranged in regular pattern। अगर हम इसको अभी dense regular tissue में काउंट कर रहे हैं तो obviously regular pattern होगा इसका। These fibers make Yes. ligaments elastic। So because of elastic fibers, ligaments become elastic in nature। They are present at joints। So see, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, ये जो जॉइंट है, जॉइंट का मीनिंग क्या है? दो और दो से ज्यादा बोन्स एक जगह पर जब आते हैं तब हम उसको जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट के जो डिफरेंट बोन्स होते हैं उनको एक जगह पर, यानी वहां पर कोई डिसलोकेशन ना होनी चाहिए ना, या डिसलोकेशन प्रिवेंट होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो भी बोन्स होते हैं, दो हो गए या तीन हो गए, उनको कनेक्ट करने वाला इलास्टिक जो बैंड होगा उसको हम बोलेंगे लिगामेंट। जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको डार्कली निकाल के दिखा है, तो वो Yes. जो एंड होगा बोन का, जितने भी बोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जॉइंट फॉर्मेशन में, उसको ये कवर करेगा। सो दिस विल प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड जो जॉइंट की मूवमेंट होती है ना उसमें आसानी हो जाती है बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द लिगामेंट्स। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. They are present at joints, they prevent dislocation of the bones। आपने कभी देखा होगा ना ऐसे कि अगर मतलब फ्रैक्चर के भी दो टाइप होते हैं। फ्रैक्चर के यानी एक तो बोन जो होता है उसको प्रॉपर क्रैक आ जाता है, Right. दूसरा होता है जो डिसलोकेशन में आता है। डिसलोकेशन यानी बोन अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है, वहां पर क्रैक वगैरह नहीं हाँ। होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन डिसलोकेशन जो होगा वहां पर लिगामेंट टूटता नहीं है, लिगामेंट के वजह से क्या होगा, सिर्फ डिसलोकेशन होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नाउ सी Okay. अगेन, एक बात बोलती हूँ यहाँ पर डिसलोकेशन का। डिसलोकेशन जो होगा ना वो इसी ऐसे जॉइंट की रीजन में ही होता है कि अभी यहाँ पर जॉइंट है तो ये बोन थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाएगा, बट बिकॉज ऑफ द लिगामेंट जो होगा ना वो पूरा का पूरा जॉइंट खराब नहीं होता है, यानी सिर्फ डिसलोकेशन होता है। अगेन हम जब उसको उस फैसेट में बैठा देते हैं तो प्रॉपर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हम प्लास्टर वगैरह करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है डिसलोकेशन में। नाउ जो हम फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर होगा? वो ऐसे रीजन्स में होता है, मतलब ये जो होंगे Right. ना
हाँ हेयरलाइन क्रैक या ये जो होता है हाँ। वो लिगामेंट जहां पर नहीं है वो मतलब सी बोन किस तरीके से होता है एंड होगा उसका यहाँ पर ऐसे बीच में जो होता है वो शाफ्ट होता है अगेन दूसरा यहाँ पर एंड होता है ठीक है Yes. तो ये जो पार्ट होता है ये हमेशा जॉइंट में होता है ये भी पार्ट जो होगा वो Yes. हमेशा जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है तो ये जो बीच वाला पार्ट है शाफ्ट यहाँ पर कहीं तो क्रैक हो जाता है यहाँ पर फिर हमको प्लास्टर की जरूरत पड़ती है तो डिसलोकेशन में बिकॉज ऑफ लिगामेंट वहां पर प्लास्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ हम उसको अपनी जगह पर बैठा सकते हैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ Yes, sir. इन डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू अभी जो हमने दो टाइप देखे डेंस रेगुलर के टेंडन एंड लिगामेंट्स टेंडन्स में वाइट फाइबर्स ज्यादा होते हैं दे गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है टेंडन का काम क्या होता है टेंडन्स हेल्प द स्केलेटल मसल्स टू जॉइन टू द बोन्स ठीक है दूसरा जो है लिगामेंट्स में इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं these are present at the site of the joint they prevent flexibility to the joint because of the elastin fibers now जो दूसरा टाइप है dense irregular connective tissue यहाँ पर क्या होगा fibers and fibroblast they are not arranged in orderly manner मतलब यहाँ पर mesh form होता है so this kind of irregular connective tissue is present कहाँ पर होगा अंडर द स्किन की जो डर्मिस होती है उसके नीचे हमको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है इतना यहाँ तक समझ में आ गया मैम वो लास्ट वाला इनरेगुलर वाला नहीं समझ में आ गया ओके यहाँ ठीक है पर सी दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एज ये जो फाइबर्स होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती इस तरीके से लाइक अ वेब के जैसे फॉर्मेशन होता है एंड इनके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है एज दीज आर इरेग्युलरली अरेंज रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कैसी भी है सो दैट इज वाई दिस इज डेंस इरेग्युलर टिश्यू ठीक है ये कहाँ पर होता है हमारी जो स्किन है ना स्किन के नीचे की जो लेयर होती है स्किन एंड मसल के बीच में जो लेयर होती है वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ रहा है यस मैम अब पक्का क्लियर हो गया यस मैम दिस इज डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है सो जो नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का दैट इज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू ये जो है ये हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आज का जो है